हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से आप लोग के कॉमर्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपने चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया हो या फिर आरपीएससी से राजस्थान में जो वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की, आपने उसमें फॉर्म फिल किया है, तो दोनों के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट आपके हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जैसे 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में डेट आने की पूरी संभावना है एग्जाम की। तो इस वजह से अपनी तैयारी को और तेजी से शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप लोग को सॉल्व करवा ही रही थी अलग से। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। रेगुलर इसकी वीडियोस आती रहेंगी आप लोग के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के परिणाम और ये सभी या तो नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण ये क्या होता है आपको पता ही होगा। ये चारों ही क्या है, प्रबंध के कार्य हैं। जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके फंक्शंस जो होते हैं, सबसे पहले नियोजन करना यानी कि योजना तैयार करना, उसके अकॉर्डिंग संगठन का काम करना यानी कि लोगों को एकत्रित करके एक मानव क्रियाओं का एक सामूहिक समूह तो या फिर एक समन्वित होकर के जो मानव क्रियाएं की जाती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसे संगठन कहा जाता है। तो संगठित करना, उनको डायरेक्ट करना, निर्देश देना कि किस तरह से कैसे काम किया जाना है और उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, ये सारे कार्य किसके हो जाते हैं, प्रबंध के होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित है। विशिष्टीकरण, समन्वय, मंडलीकरण, लक्ष्य निर्धारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जो होंगे विशिष्टीकरण और मंडलीकरण में हो जाएंगे। क्या कह रहा है, क्षेत्रीय समूह में लोगों और भौतिक संसाधनों को यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, वहां पर उन लोगों में उसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों को बांट करके उनका समूह बनाते हैं, या फिर जो भौतिक संसाधन जैसे कि हम भारत की बात करें, यहाँ पर अलग अलग तरह का जो है वातावरण है, अलग अलग यहाँ पर लोग अलग तरह से रह रहे हैं। यहाँ भौतिक रूप से देखिए या फिर अलग अलग भौगोलिक रूप से बहुत से चेंजेस हैं एक जगह से दूसरी जगह में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो उसके बेसिस पे जो हम समूह बना करके श्रम का विभाजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो इस तरह का विभाजन हो जाता है आपका मंडलीकरण। यहाँ पर विशिष्टीकरण नहीं होता है, यहाँ पर मंडलीकरण होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा देय वेतन पर भारत में कर नहीं लगेगा, भारत में कर लगेगा। कर के उद्देश्य से उसे कुल आय में जोड़ा जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नागरिक को, तो आपको एक चीज पता होगा कि जो टैक्स लगाया जाता है वो नागरिकता के बेसिस पे न लगा करके उसे लगाया जाता है निवासी स्थिति, जो निवासी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि किसी गत वर्ष में कोई व्यक्ति जो है वो भारत में निवासी है या नहीं है, साधारण निवासी या अनिवासी है, उसके बेसिस पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई इंडियन सिटीजन है लेकिन वो भारत के बाहर काम कर रहा है, लेकिन उसे जो वेतन मिल रहा है भारत सरकार द्वारा ही देय हुए। मतलब कहने का ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है लेकिन वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर काम करता है। जैसे कि बहुत से बैंक हैं जिनकी जो शाखाएं हैं वो भारत के बाहर भी हैं, तो वहां पर जो एम्प्लॉय है जो इंडिया से ही है लेकिन उनको जो है काम बाहर करना पड़ रहा है, लेकिन उनको पेमेंट जो है सैलरी इंडियन गवर्नमेंट ही दे रही है। तो उसके वेतन पर भारत में कर लगेगा कि नहीं, भारत में कर लगेगा। कर के उद्देश्य से उसे कुल आय में जोड़ा जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, उस पे भारत में कर लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इंडिया में ही उपार्जित है, इंडिया से ही प्राप्त हो रही है वो इनकम, इसलिए उस पर टैक्स देना होगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956, 1962, 1961, 1990। क्वेश्चन जो कह रहा है कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत में, तो आपको पता ही होगा कि जो टैक्स लगाया गया था, अगर क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जाए इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि प्रथम बार कब जो है भारत में आयकर लगा था, तो वो 1860 में लगा था। लेकिन यहाँ पर जो है स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, यानी कि 1947 के बाद जो लगा है पहली बार टैक्स, वो कब लगाया गया था? तो 1961 में जो भारतीय आयकर अधिनियम बनाया गया था, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसके बेसिस पर टैक्स लगाया गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, 1961। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम बना था 1961 में बना था, लेकिन अगर पूछा जाता है कि लागू कब हुआ था, तो ये लागू 1962 में हुआ था। या प्रभावी पूछा जाए कि इफेक्टिव कब से हुआ है, तो 1962 में हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति खाता है व्यक्तिगत खाता, स्वास्थ्य खाता, नाममात्र का खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुडविल अकाउंट जो होता है किस तरह का अकाउंट है? तो ये तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल एक एसेट है। गुडविल क्या है? एक
संपत्ति है, एक एसेट है, और किस तरह की एसेट है, ये हो जाती है इंटेंगिबल एसेट, यानी कि अमूर्त संपत्ति है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह की है, तो ये अमूर्त संपत्ति इंटेंगिबल एसेट है। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वास्तविक खाता हो जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण करें या खरीदने के निर्णय में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी, उसमें मार्जिन कॉस्टिंग के बाद यानी जो सीमांत लागत है उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है तो निर्माण करें या खरीदें, यानी कि बहुत से निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेनली काम ही यही होता है, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग का काम। तो वहां पर एक ये भी डिसीजन हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट है उसका कुछ पार्ट हम लोग जो है बाजार से खरीद लें या फिर उसको हम बनाएं। तो उसके लिए बहुत सी चीजें जो होती हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि निर्माण करना है या खरीदना है। तो उसमें कह रहा है कि क्या ध्यान हम नहीं रखते, कौन से ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। निर्माण क्षमता का प्रभावी उपयोग, करेक्ट है ये भी। उत्पादों की प्रगतिशील लागत, ये भी ध्यान में रखी जाएगी, क्योंकि सीमांत उसके बेसिस पर ही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो उसमें परिवर्तनशील लागत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उत्पादन क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त की गई प्रभावी क्षेत्र के किराए से आए अपरिवर्तित स्थिर लागत, तो इसमें अपरिवर्तित स्थिर लागत जो होती है उसी पर ही ध्यान नहीं रखा जाता, बाकी तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान दिया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 इकाइयों के उत्पादन पर एक फर्म की कुल औसत लागत है 30 तथा 6 इकाइयों के उत्पादन पर औसत लागत है 32। छठी इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत क्या होगी, यानी कि इस तरह से समझिए कि 5 इकाइयां हम बना रहे थे जिसकी लागत 30 रुपए आ रही थी पर यूनिट की। अब हमने 6 इकाइयां बनाई तो पर यूनिट लागत आ गई 32 रुपए। तो आपको बताना है जो एक अतिरिक्त इकाई बनाई गई है, यानी जो छठवीं इकाई बनाई गई है उसकी लागत क्या है। इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, 6 इकाइयों की लागत है, एक है 32, तो आपकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगी 192, ये हो जाएगी टोटल। उसके बाद यहाँ पर 5 की कितनी थी, 30 थी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 1 यूनिट की 30 थी, तो 5 यूनिट की कितनी आएगी, 150 आ जाएगी। अब इसे हम प्लस कर देंगे तो 42 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 यूनिट था, यहाँ पर 5, यानी एक अतिरिक्त इकाई जो बनाई गई उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 42 रुपए। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ये सीमांत लागत भी है, अतिरिक्त लागत भी है, जो भी आप इसको चाहे कह सकते हैं। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रैखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है रेखा से सलाह लेना, रेखा को सलाह देना, अधिकार और उत्तरदायित्व संभालना, कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्य निष्पादन का दायित्व निर्धारण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक और स्टाफ संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से टाइप होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्टाफ का काम क्या होता है, तो रैखिक जो होता है उसमें एक रेखा में, एक लाइन में कुछ इस तरह से जो आदेश होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं, और जो स्टाफ संगठन भी साथ में जुड़ जाता है तो वहाँ पर ये रहता है कि विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं, जो स्टाफ में लोग हैं वो भी परामर्श दे सकते हैं, वो भी अपनी सलाह दे सकते हैं। तो स्टाफ का कार्य क्या होता है, रेखा को सलाह देने का काम करती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए हैं। समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें कभी कभी मैचिंग के लिए भी दे देता है। तो जितनी भी समितियां आई हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में रही हो या फिर जो लघु उद्योग है उसके सेक्टर में रही हो, निवेश से रिलेटेड रही हो, तो उनको अलग से नोट कर लीजिए और उनको लर्न कर लीजिए। उसमें आपको इस तरह से भी सन वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन से सन में कौन सी आई थी वो भी ध्यान में रखिएगा। आबिद हुसैन समिति, भगवत समिति, चलैया समिति, नरसिम्हन समिति। तो वित्तीय क्षेत्र सुधार की बात हो रही है, कौन सी समिति हो जाएगी, नरसिम्हन समिति हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वितरण का निर्धारण किया जाता है ग्राहकों के मतदान द्वारा, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा, ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर, फर्म के लाभ के आधार पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है वहां पर जो संसाधनों का वितरण है वो किस बेसिस पे किया जाता है, या संसाधन जो उत्पादन के संसाधन जो है तो उनका वितरण जो होगा वो किस बेसिस पर किया जाएगा, तो उसे किया जाता है ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर। ग्राहक जो है जिन वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, उनके लिए पहले आवंटित किया जाता है, बाकियों को बाद में। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संपत्तियों पर हेरास नहीं लगता, यानी कि कौन सी ऐसी एसेट होती है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता। भूमि, भवन, प्लांट, फर्नीचर। तो आपको पता ही है जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उन पर तो डिप्रिसिएशन जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि है, लैंड होती है, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाता। बाकी तीनों चीजों पर हेरास जो है वो लगाया जाता है।
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई कंपनी के लिए सभी लाभ के केंद्र हैं एक के अतिरिक्त। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई हवाई कंपनी है उनके लिए यानी कि ऐसे केंद्र जिनसे कि लाभ मिलता है, आय हो रही होगी, तो कौन सा ऐसा केंद्र है इसमें से जो कि लाभ का नहीं होगा, व्यय का हो सकता है या किसी और तरह का। उड़ान के दौरान पत्रिका, वस्तुओं की बिक्री, हवाई जहाज का रखरखाव, टिकट विक्रय। तो यहाँ पर उड़ान के दौरान पत्रिका यानी कि जो भी मैगजीन्स वगैरह लेंगे पढ़ रहे हैं तो उस पर भी आएगी आय, बिक्री हो रही है तो भी आय आएगी, टिकट के विक्रय से भी आएगी। लेकिन जो रखरखाव मेंटेनेंस पर खर्चा होगा हवाई जहाज का वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस है, ना कि लाभ का केंद्र है। तो ये व्यय केंद्र होगा ना कि लाभ केंद्र। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म में साझेदार यानी कि जो एक फर्म होती है उसमें साझेदार जो होता है वो किस तरह का होगा। बाहरी व्यक्तियों को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकता, बाहरी व्यक्तियों को अपना हित बहुमत साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है, बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति के बिना हस्तांतरित कर सकता है, बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक फर्म होती है उसमें जो साझेदार होता है वो यहाँ पर हित से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो पब्लिक कंपनी होती है तो उसका जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना हित यानी कि अपने शेयर्स को दूसरे व्यक्तियों को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं। लेकिन अगर एक साझेदारी की बात की जाए तो बिना सभी साझेदारों की अनुमति के एक साझेदार अपने हित को दूसरे साझेदार को ट्रांसफर या बाहरी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो सभी साझेदारों की अनुमति आवश्यक है, यानी कि बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है, इसके अलावा नहीं। क्योंकि जैसे ही एक साझेदार हटता है साझेदारी क्या होती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर बाकी साझेदार एग्री कर रहे हैं तभी वो अपने हित को ट्रांसफर कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में निम्नलिखित उपलब्ध है, ऊपर से नीचे अधिकारों का प्रवाह, समानता का सिद्धांत, आदेशों की एकरूपता का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो टेलर थे FW टेलर, उन्होंने जो क्रियात्मक संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें क्या चीज कही थी या कौन सी पॉइंट है इसमें इन तीनों में से जो उसमें आएगा। ऊपर से नीचे अधिकारों का प्रवाह यानी कि अधिकार जो होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं। समानता का सिद्धांत यानी कि सभी को एक से देखना, सभी एक स्तर पर हैं। आदेशों की एकरूपता का सिद्धांत, तो टेलर जो थे उन्होंने ये माना था कि आदेशों की एकरूपता का सिद्धांत जो है वो आपका क्रियात्मक संगठन में आता है। यानी कि आदेश प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जैसे मिलने चाहिए दूसरे व्यक्ति से, यानी कि आदेश इस तरह से दिए जाएं या जो ऑर्डर्स हैं ऊपर से नीचे इस तरह से चलें कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को। अगर एक व्यक्ति को बहुत से लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑर्डर देने लगेंगे तो वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ये 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार रिपीट है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, CSO द्वारा। ये CSO क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। वित्त आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये CSO की फुल फॉर्म है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अर्थव्यवस्था जो होती है इकोनॉमी तीन तरह की होती है, आपकी पूंजीवादी हो जाएगी, समाजवादी और मिश्रित। अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब क्या है कहने का, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सामाजिक क्षेत्र जो होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करता है, दोनों मिल करके काम करते हैं। कुछ उद्योग जो होते हैं वो पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के ही हिस्से में होते हैं और कुछ निजी क्षेत्र के। तो यहाँ पर ये रहता है कि दोनों मिल करके एक साथ जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कार्य करते हैं। तो अब इसका क्या अर्थ है, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का संतुलित विकास, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का सम्मिलित विकास, ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के मध्य संपत्ति का बराबर विभाजन, निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें दोनों क्षेत्र जो होते हैं मिलकर के काम करते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद विपणि का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है। स्कंद विपणि क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पर। विनियोजकों के हितों की रक्षा, देश में पूंजी निर्माण में सहायता, परिकल्पना हेतु सुविधा, पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना।
तो स्टॉक एक्सचेंज जो होती हैं उनका मेन जो आर्थिक कार्य है या सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, तो पुरानी प्रतिभूति जो ओल्ड सिक्योरिटीज होती हैं उनके लिए मार्केट को उपलब्ध कराना, क्योंकि वो वहीं पर लिस्टेड होती हैं तो वहां पर इजिली उनको सेल और परचेज किया जा सकता है, यानी कि उनका क्रय विक्रय इजिली किया जा सकता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं या सेवाएं मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी? सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, पेंशन, राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर शिक्षा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी वस्तुएं या सेवाएं हैं जो कि मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था जो होती है, यानी कि जहां पर मुक्त व्यापार का क्या मतलब है, जहां पर सीमाएं नहीं है, इजिली जो है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के व्यापार किया जा सकता है, ऐसी अर्थव्यवस्था में कौन सी सुविधा ऐसी जो कि उपलब्ध नहीं कराई जाती है या किससे रिलेटेड नहीं चीजें इसमें शामिल की जाती हैं? वो हो जाएंगी आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी कह सकते हैं, संवेदनशील है किसी भी देश के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती हैं, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो कि लड़ाकू विमान होते हैं या फिर जो नौसेना से रिलेटेड चीजें होती हैं या फिर जो राइफल्स हैं या जो उस तरह का सामग्री होती है, उसको नहीं खरीदा बेचा जा सकता है इस तरह की अर्थव्यवस्था में। बाकी तीनों चीजें आएंगी, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है सदस्य की मृत्यु होने पर, निदेशक की मृत्यु होने पर, सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है उसके जीवन पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता ही होगा कि एक कंपनी जो होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, तो किसी के आने का किसी के जाने का उसका अपना एक उत्तराधिकार होता है, इसलिए और उसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है। तो सदस्यों की मृत्यु होने पर, निदेशक की मृत्यु हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि सदस्य आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी पर। लेकिन किस चीज का या जीवन पर किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर अंश हस्तांतरण का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ट्रांसफरेबल होते हैं। अभी मैंने बताया है ये आपको कि इजिली एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जो सदस्य है, अंशधारी है, वो अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, कई बार ऑप्शन जो डी जो होता है जिसमें नन ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, वो भी करेक्ट होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ढूंढने लगते हैं कि नहीं कोई ना कोई आंसर होगा तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी के जीवन पर, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक उसकी सेपरेट लीगल बॉडी होती है, वो सेपरेट उसका अपना एक अस्तित्व का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जो है अपना एक अलग अस्तित्व होता है, एक विशेषता भी है ये कंपनी की। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार के विवर्तन का परिणाम होगा दायित्व से बचना, उच्च स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण, निर्णयों का खर्चीला हो जाना, प्रबंधकों द्वारा अपने कार्यभार का वितरण। तो अधिकार के विवर्तन की जो बात की जा रही है, विवर्तन कहिए या फिर आप इसको प्रत्यारोपण भी कह सकते हैं कि अधिकार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति अपना अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, तो उसका मतलब हो जाता है बंधकों द्वारा अपने कार्यभार का वितरण। जब आप किसी को अथॉरिटी देते हैं कोई काम करने की, तो सिर्फ आप अथॉरिटी नहीं देते, आप उसको जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं कि वो काम हो जाना चाहिए। तो उस काम को करने का अगर अधिकार मिल रहा है तो साथ साथ उसका दायित्व भी बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। और अधिकारों का भालार्पण जो किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जो है इसको सेंट्रलाइज करके रखा जाएगा, यानी कि बंधक सिर्फ अपने पास ही रखेंगे तो काम को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। जैसे जैसे संस्था बड़ी होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और धीरे धीरे अधिकार अथॉरिटी उनको भी ट्रांसफर होती जाएगी। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न देशों से एक देश द्वारा एक वर्ष के अंतराल में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के कुल लेन देन के विवरण को कहा जाता है चालू खाता, व्यापार संतुलन, पूंजी खाता, भुगतान संतुलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग यानी कि जो विश्व के अलग अलग देश हैं, उन देशों के साथ एक देश द्वारा एक वर्ष की जो समयावधि है उसमें जो भी वस्तुएं सेवाएं हैं उनका जो कुल लेन देन यानी कि जो या फिर खरीदा जा रहा है, निर्यात हो रहा है या आयात किया जा रहा है, उसका जो एक विवरण है, एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। उसमें सारी चीजें दे रखी होती हैं कि क्या क्या चीजें ली गई हैं, क्या दी गई हैं। यहाँ पर वस्तु सेवा यानी कि दृश्य अदृश्य दोनों ही तरह की उसको शामिल किया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, भुगतान संतुलन हो जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी खाते में 500 रुपए गलती से डाल दिए गए जबकि उन्हें मशीन खाते में डालकर पूंजीकृत करना था, यह त्रुटि किस प्रकार की है।
लिप की त्रुटि, छूट जाने वाली त्रुटि, सैद्धांतिक त्रुटि, लेखन त्रुटि। जो एरर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका समायोजन भी किया जाता है बाद में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेजेस अकाउंट था उसमें 500 रुपए गलती से दिखा दिए गए हैं, यानी 500 की गलती से एंट्री कर दी गई है, जबकि उसे आपको दिखाना था मशीन खाते में, और मशीन खाते में दिखाना था लेकिन आपने डाल दिया उसे मजदूरी खाते में। तो वो किस तरह की त्रुटि होगी, किस तरह की गलती है, तो वो हो जाती है सैद्धांतिक त्रुटि, क्योंकि प्रिंसिपल मिस्टेक हो गई। उसे दिखाना था आपको मजदूरी खाते, यानी कि मजदूरी वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और मशीन खाता क्या है, मशीन खाता रियल अकाउंट हो जाएगा। तो वहाँ पर प्रिंसिपल मिस्टेक हो जाएगी, सैद्धांतिक त्रुटि है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए कंपनी अधिनियम को निम्न में से किसके लिए अपनाया जा सकता है? पार्षद सीमा नियम हेतु, अंतर नियम हेतु, प्रविवरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूची ए या फिर लिस्ट ए लिखा हो तो उसको किसके स्थान पर, जब कंपनियां जो होती है पार्षद अंतर नियम नहीं बनाती हैं, जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, पार्षद अंतर नियम नहीं तैयार कर रही हैं, तो लिस्ट ए में जो प्रावधान दिए होते हैं उनको फॉलो करती है, उनके अनुसार अपना एसआई चलाती हैं। तो किसके जगह पर ये बनता है, पार्षद सीमा अंतर नियम जो है उसके स्थान पर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ हानि ज्ञात कीजिए, जबकि विक्रय की लागत 7,900 है, विक्रय 11,000 का है, क्रय 3,000 का है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस? 8,000 का, 4,900 का, 3,100 का, 100 रुपए की हानि। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल है ये 7,900, विक्रय है 11,000 का, क्रय 3,000 का है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? हमें सबसे पहले चाहिए विक्रय, जो कि 11,000 का दे रखा है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, बिक्री की लागत। क्रय हमने कितने का किया था, परचेज कितने का किया था, इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि विक्रय की लागत कितनी है और विक्रय कितना है। कॉस्ट और सेल अगर ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 11,000 की सेल आ रही है और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी, 7,900 की, तो हम 11,000 में से 7,900 को लेस कर देंगे। तो लेस करने पर जितना आएगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा आपका। यहाँ पर 101 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,100 का लाभ हो जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर क्रय से मतलब नहीं है, तो क्रय जो है परचेज जो, उसको तो हम ऑलरेडी विक्रय की लागत में शामिल कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं जेम्स कीन्स, माल्थस, रिकार्डो, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के पिता को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी सारी डिफिनेशंस दी थी, इन्होंने इकोनॉमिक्स की धन संबंधी यानी कि वित्त से रिलेटेड जो थी, धन से रिलेटेड जो थी, धन केंद्रित जो थी, उनका मानना था कि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु जो होता है वो धन होता है, उसी के चारों तरफ जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो घूमती रहती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की आय लोच सस्ती वस्तुओं के संबंध में होगी, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, अनंत। तो मांग की आय लोच सस्ती वस्तुएं यानी कि जो चीप वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में किस तरह की होती है, तो ऋणात्मक होती है। जैसे ही व्यक्ति की आय बढ़ेगी वो उन वस्तुओं को खरीदना बंद कर देगा, इसलिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक आंसर है ऑप्शन सी। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है? पशुपालन से आय, मुर्गी पालन से आय, चारागाह से आय, कृषि भूमि से प्राप्त किराया। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। कोई और आय दे रखी हो सकती है, लेकिन कौन सी कृषि आय है और नहीं है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो कौन सी इसमें से कृषि आय है, आपको ये बताना है। कौन सी हो जाएगी, ये जो कृषि भूमि से प्राप्त किराया है वो कृषि आय माना जाएगा, बाकी ये तीनों ही कृषि आय नहीं है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपकी व्यवसायिक आय है, बिजनेस इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य श्रेणी प्रदर्शित करती है, टाइम सीरीज जो बनाई जाती है वो क्या इंडिकेट करेगी, निष्पक्ष दिशा, अल्पावधि उच्चावचन, दिशा, मौसम, चक्री तथा अनियमित परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या प्रदर्शित करती है, बहुत सिंपल सा है। जो कार्य श्रेणी टाइम सीरीज होती है वो मेनली कार्य सीरीज का मतलब ये काल से यहाँ पर टाइम, समय, जो समय के अनुसार मूल्यों में, चीजों में जो परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को बताती है जो कार्य श्रेणी हम बनाते हैं। यहाँ पर वो क्या प्रदर्शित करती है, दिशा, मौसम, चक्री तथा अनियमित परिवर्तनों को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000 का है, क्रय 40,000 का है, विक्रय की लागत 52,000 है, विक्रय 57,000 का है। सकल लाभ या हानि होगी 12,000, 5,000, 5,000 की हानि या फिर 7,000। आपको यहाँ पर बताना है कि सेल दे दी है, कॉस्ट ऑफ सेल दे दी है,
बहुत ही सिंपल है। अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुकी हूँ, तो कैसे निकलेगा इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इसमें आप लोग का आंसर कितना आया, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।